हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम। ये टॉपिक आपका फॉरेंसिक साइंस के अंडर आता है, आपका क्रिमिनल लॉ का भी पार्ट है ये टॉपिक। गाइस मैंने यहाँ पे टर्म मेंशन कर रखी है विक्टिम। यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये विक्टिम कौन सा है। ठीक है, तो ये वाइडर एस्पेक्ट हम लेके चल रहे हैं, हम आगे पूरा कवर अप करेंगे क्योंकि विक्टिम लाइफ भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, विक्टिम आपका रेप विक्टिम भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके अगेंस्ट ग्रीवियस हर्ट हुआ हो। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें इसमें कवर होंगी। अब मैंने बताया टॉपिक आपका फॉरेंसिक साइंस में आता है। फॉरेंसिक साइंस होती क्या है, वो हेल्प करती है बेसिकली कि एविडेंस कलेक्शन में हेल्प करती है, वो लिंक करती है लॉ को और आपके मेडिकल फील्ड को। ठीक है, तो उसमें एक फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। वो क्यों होता है और वो क्या हेल्प करता है, उसका क्या पर्पस है, आइए देखते हैं। पहला है विक्टिम हेल्थ केयर नीड्स। इसमें क्या होता है गाइज कि जो विक्टिम की हेल्थ केयर, जो विक्टिम है उस पे इंजरी हुई है, ठीक है, उसके साथ उसको इंजरी हुई है, तो अगर उसकी हेल्थ भी खराब हुई होगी तो उसकी हेल्थ के बारे में हमें देखना है, उसकी नीड्स के बारे में देखना है। अब गाइस इसका फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन और एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ जो होता है जनरली वो होता है कि कोई भी पर्सन है उसकी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि उसके साथ जो इंजरी हुई है, ठीक है, वो पूरी रिपोर्ट उसकी तैयार होती है, वो कैसे हुई है, किस टाइप की इंजरी है, उससे जो इंजरी हुई है उससे कोई भी एविडेंस अगर हमें कलेक्ट करना है तो हम वो करेंगे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में काम आए। ठीक है, तो वो एविडेंस कलेक्शन में काफी हेल्प करता है। तो ये इसका पूरा पर्पस है। उसके बाद हम आते हैं लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल। एक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है फॉरेंसिक साइंस में, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये गाइस प्रिंसिपल क्या डील करता है वो मैं बताती हूँ और काफी हेल्पफुल भी है। वो ये है कि जब भी कोई भी दो लोग आपस कांटेक्ट में आते हैं ना, तो हमेशा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है। ये बेसिक साइंस है, आपने साइंस में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, व्हेनेवर द टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू द कांटेक्ट देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अब सपोज किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो अपने वो नील्स यूज करेगी, ठीक है, एज अ साइन ऑफ स्ट्रगल वो रोकेगी अपने आप को बचाएगी, सामने वाले एक्यूज्ड को रोकेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है उसके नेल्स में एक्यूज्ड के हेयर का कुछ पार्टिकल आ गया हो, या उसका शर्ट बटन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा मटेरियल जो एक्यूज्ड का हो वो ट्रांसफर होके विक्टिम की बॉडी में कहीं आ गया हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो हेल्प करता है हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, वो एविडेंस का काम करता है। लेकिन ऑब्वियसली मेडिकल एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो वो डिके भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। तो एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। अब जो विक्टिम का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या हम उसको कंपेल कर सकते हैं, हम उसको फोर्सफुली करेंगे? उसका नहीं, उसकी कंसेंट होनी चाहिए यहाँ पे। अब कंसेंट मतलब अगर वो 12 साल से बड़ी है तो किसी भी विटनेस के प्रेजेंस में उसके कंसेंट ले लो, लेकिन राइटिंग में। लेकिन अगर वो 12 साल से छोटी है तो जैसे कि गार्जियन होते हैं उसके पेरेंट्स, तो उनकी रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको। अब आते हैं गाइस, जैसे मैंने बोला कि विक्टिम एक अपने आप में वाइड टॉपिक है, तो हम रेप विक्टिम के ऊपर डील करेंगे कि रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है। ठीक है, अब जो रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, इसका स्पेसिफिकली यस प्रोविजन दे रखा है हमारा सीआरपीसी में अंडर सेक्शन 164A। ठीक है, कौन करता है? ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट बनाता है बेसिकली, जब एग्जामिनेशन कर लेता है वो आगे इन्वेस्टिगेटर को पूरा रिपोर्ट बना के देता है, फिर वो आगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। तो जो पुलिस ऑफिसर होता है, जब उसको पता चलता है कि कोई ऐसा कोई कंप्लेंट आई होती है उसके पास, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस वुमेन को भेज देगा किसके पास? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, कि आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट करो। तो ये पर्सन जो आप रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या मेंशन करेगा? उस वुमेन का नेम, एड्रेस, ठीक है, उसकी एज, उसको कौन लेकर आया उसका नाम और पता, ठीक है, कोई भी मटेरियल जो उस वुमेन से मिला उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ताकि वो हेल्प हो सके। ठीक है, कोई भी उस वुमेन को देख के पता चलता है, उसको मार्क्स ऑफ इंजरी सब कुछ नोट की जाएगी। उससे बात करते करते आपको जब पता लग रहा है उसकी मेंटल कंडीशन का, ऑब्वियसली उसके साथ अगर रेप हुआ है तो उसकी मेंटल कंडीशन पे तो इफेक्ट आएगा ना, तो आपको सब कुछ वो मेंशन करना है। ठीक है, अब गाइस जब वो रिपोर्ट लिखेगा प्रैक्टिशनर, ठीक है, ये है ना मेडिकल प्रैक्टिशनर, जब भी वो रिपोर्ट ये लिखेगा तो उसमें वो साथ में ये भी लिखेगा कि कुछ भी वो पॉइंट मेंशन करेगा ना तो उसका रीजन जरूर देगा। और मैंने बताया कंसेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी लिखेगा कि उसने उसकी कंसेंट ली है, कब उसने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, कब एंड किया, सारा टाइम नोट करके उस रिपोर्ट में लिखेगा। फिर मैंने जैसे बताया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देगा, वो आगे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा।
गाइस हमारा टॉपिक है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। तो जो टर्म एग्जामिनेशन है ये पहले कहीं नहीं थी, डिफाइंड नहीं थी एज सच। ये बाद में 2005 के अमेंडमेंट में डिफाइन हुई है। क्या हुई है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप चाहो तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। फिर आता है कि जो विक्टिम की कंसेंट है वो हमें लेनी है। उसके अलावा जो विक्टिम ने कुछ स्टेटमेंट, वो कुछ उसने बोला भी होगा, ठीक है, वो सब कुछ आप पूरा रिटन में लिखोगे कि उस पर कितना अटैक हुआ, एक्यूज किस पोजीशन में था, किस टाइप का अटैक हुआ, कैसे अटैक किया, सब कुछ। और आप ये भी लिखोगे साइंस ऑफ स्ट्रगल्स फॉर क्लोथ्स एंड बॉडी शुड, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा ना, कपड़े देख के भी पता लग जाता है कि हाँ भाई उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी, ठीक है। कपड़ों पे सेल आ जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज आपको कलेक्ट करनी है, कलेक्शन ऑफ लेब्रो, और फिर आप उसको कलेक्ट करके आगे लेबोरेटरी में भेज दोगे। उनका अलग तरीके से फोरेंसिक साइंस के अंदर उसका एग्जामिनेशन होगा। गाइस अभी ये केस मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है 2013 का, ठीक है। इस केस में हुआ था, ये कहा गया था कि जो टू फिंगर टेस्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रिवेसी को, एक फीमेल की प्रिवेसी को ये अगेंस्ट जाता है। अगर विक्टिम फीमेल है, ऑब्वियसली रेप का केस है, विक्टिम फीमेल होगी, तो उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा? कोई एक फीमेल करेगी। उसकी पूरी पूरी प्रिवेसी का ध्यान रखा जाएगा जिस भी रूम में उसकी एग्जामिनेशन हो रही है, और कोई भी डिले नहीं होगा, बिकॉज उससे आपका जो भी एविडेंस है वो हो सकता है डिके हो जाए, जो मैंने आपको बताया था लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल में। और अगर इफ दैट विक्टिम इज इन अ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, तो आप उसका कोई ग्राउंड बना सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हमें एग्जामिनेशन बाद में करना होगा, हम बाद में करेंगे, बिकॉज एट राइट नाउ शी इज ऑन हर प्री पीरियड्स। तो आप ये कोई वो नहीं, एक्सक्यूज नहीं होता। गाइस एज सच हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्ट नहीं है, कोई अलग से प्रोविजंस भी डील नहीं करें। तो जो प्रोविजंस डील करें सीआरपीसी के अंदर वो मैंने यहाँ मेंशन कर रहे हैं। या पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स हैं यहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी करने का राइट है यहाँ पे, मतलब ड्यूटी है वो करेगा। सेक्शन 174 कहता है अगर किसी के नेचुरल वे में डेथ हुई है या डाउरी डेथ हुई है, तो आप रीजन लिखोगे, उसमें सब कुछ रिपोर्ट्स में सब कुछ होगा, उस वुमेन के साथ क्या माउंट फ्रैक्चर, क्या मार्क्स इंजरी है, फिर वो आगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। सेक्शन 176 में क्या होता है कि अगर किसी की डेथ अंडर कस्टडी में हुई है, ठीक है, लॉ की कस्टडी में, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, और ये सब कुछ हमारा डील करता है। लेकिन गाइस ये प्रोविजंस अपने आप में थोड़ा डिटेल में है, तो आप बेर एक्ट से पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्रीफ में बता रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सपर्ट ओपिनियन अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। गाइस ये हमारा एविडेंस एक्ट है 1972 का, ये उसके अंदर आता है, ठीक है। और ये हमारा फॉरेंसिक से लिंक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो अपना ओपिनियन देते हैं, जो पूरा एग्जामिनेशन करते हैं उसके बाद ओपिनियन देते हैं कि इसकी डेथ क्यों हुई होगी। बॉडी को एग्जामिन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, जैसे पोस्टमार्टम होता है उससे पता लगता है, डेथ का कॉज पता चलता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इस केस में ना चैलेंज हुआ था महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 में, कि यार कौन से इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एविडेंस या ओरल एविडेंस? अगर दोनों कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो किस पे हम रिलाई करें? तो कोर्ट ने बेसिकली ये हेल्ड किया था कि डिपेंड करेगा फैक्ट्स टू फैक्ट्स, या हर केस के ऊपर डिपेंड करेगा। सब सारे केसेस तो सेम नहीं होते ना, तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि जो मेडिकल एविडेंस है हम उस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव नहीं होता है, ये सिर्फ एक ओपिनियन होता है। मेडिकल एक्सपर्ट ने बॉडी एग्जामिन करी है, उसको अपने मेडिकल फील्ड की नॉलेज है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि हाँ किसने मर्डर किया होगा या किसने क्राइम कमिट किया होगा। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ओपिनियन होता है, कॉन्क्लूसिव नहीं होता। गाइस फिर एक केस मैंने मेंशन किया, रमेश चंद्र अग्रवाल वर्सेस रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड 2009 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्किल्स के बारे में स्किल्स डिफाइन हुई थी कि एक्सपर्ट कैसा होगा, ठीक है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर गाइस टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है टॉप्सी। टॉप्सी मतलब यहाँ पे हमने डील कर रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। टॉप्सी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफी एक्ट्स आते हैं फॉरेन कंट्रीज के, जैसे कॉरोनर्स एक्ट हो गया, ठीक है। इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं है इसके बारे में, सिर्फ हम सेक्शन 174 176 ऑफ सीआरपीसी के थ्रू डील करते हुए आगे चलते हैं। इससे पता लग जाता है, हम बॉडी को डायसेक्ट करके पता लग जाता है कि वो कब मरा, कैसे मरा, ठीक है, सारी चीजें उसके कॉजेस में हेल्प करता है। फिर आता है ग्रीवियसली हर्ट, मतलब अगर किसी को पे आपने किसी को मारा बहुत जोर से, ठीक है, तो उसको इंजरी हुई होगी, तो उससे पता लग जाता है कि उसको इंजरी किस टूल से हुई है। मतलब एक्यूज कहता है कि यार मैंने तो उसको चाकू से मारा, ठीक है। विक्टिम कहता है उसने चाकू से नहीं मारा था, उसने किसी उससे भी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा था, तो वो हेल्प करता है उसका एग्जामिनेशन से।
तो इस केस में कुछ हुआ नहीं था एज सच। इसमें ये बेसिकली एक बोन रिलेटेड केस है कि ग्रीवियसली हर्ट जो होता है हमारा सेक्शन 302 आईपीसी का, उसमें वो ये डील करता है कि अगर आप किसी की बोन इंजर करते हो तो ग्रीवियसली हर्ट हुआ है उसके साथ, उस विक्टिम के साथ, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था तो उससे पता लगा था। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रंकर्ड। गाइस अब आप सोचोगे ड्रंकर्ड है, इसका क्या कनेक्शन है? वो कनेक्शन ये है, इसका लिंक आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। जैसे हमारा जो सेक्शन 85 था, ठीक है, ठीक है, उसमें हम बात करते हैं, आईपीसी में आपने पढ़ा होगा, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात की थी हमने कि इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। एक तो होता है आपने कोई क्राइम कमिट किया, आपने आपने जानबूझ के अपने आप ड्रिंक करी, आपको पता था, आप अपने सेंसेस में थे, आपने खुद ड्रिंक किया, उसके बाद क्राइम कमिट किया, तो उसमें ऑब्वियसली आप लायबल हो। बट अगर आप ने बिना जानते हुए अनजाने में, इनवॉलेंटरी टर्म यूज की जाती है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेटेड हो और आपने क्राइम किया है, तो आप उस केस में इम्यूनिटी दी जाती है। तो अब वो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री कैसे पता लगाया जाएगा? तो उसका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। गाइस इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो आप चाहो तो नोट कर लो, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकालू। उस केस में क्या हुआ था कि जो फिंगरप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग है, क्या ये आप किसी के ले सकते हो, कंपेल कर सकते हो उसको कि आप दो? तो ये कंटेंट किया गया था कि यार ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का टॉपिक आपने पढ़ ही रखा है कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट एविडेंस दे। लेकिन इस केस में कहा गया था कि आप उनके ले सकते हो, मतलब फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स आप उनसे ले सकते हो। कोई ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के स्कोप से बाहर है, इसमें कंपल्शन हो सकती है क्योंकि वो उसकी नॉलेज में नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं उससे और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।